हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर जस्टिस। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2020 से लेकर के जनवरी 2021 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको हम वीडियोस की सीरीज़ में एक एक करके देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे राजनीतिक क्षेत्र और योजनाओं के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो हमारे पास है वो है राजनीतिक क्षेत्र। फर्स्ट इज केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अफस्पा यानी AFSPA कानून के अंतर्गत 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। 30 दिसंबर 2020 को नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। 25 टू 28 दिसंबर 2020 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यात्रा पर रहे हैं दीव की। 26 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उद्घाटित INS खुखरी स्मारक स्थित है दीव में। 26 दिसंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है गुवाहाटी में, जो कि आसाम में है। 25 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर उनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो यह अनावरण किया गया था शिमला में। जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद दिसंबर 2020 में पहली बार जिला विकास परिषद यानी DDC का चुनाव कराया गया है। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जिला विकास परिषद की सीटों की कुल संख्या है 280। जम्मू और कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव में सर्वाधिक सीटें जीती हैं भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी ने यहाँ पे 75 सीट्स जीती हैं। हाल ही में स्थानीय निकायों में सुधार से संबंधित मामलों में सबसे आगे पाए गए हैं आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ईयर 1971 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीत की 50th एनिवर्सरी यानी 50वीं वर्षगांठ 16 दिसंबर 2021 को मनाई जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक की अवधि को घोषित किया गया है स्वर्णिम विजय वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश की नई संसद भवन का भूमि पूजन का शिलान्यास किया है। 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ये नए संसद भवन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, दीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी 888 यानी 888। नए संसद भवन में राज्यसभा सदस्यों की बैठने की क्षमता होगी 384 यानी 384। नए संसद भवन के बनकर तैयार हो जाने की संभावना है वर्ष 2022 तक, जबकि हम भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU के अनावरण किया गया है स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का। 12 नवंबर 2020 को भारतीय सेना की खुफिया एजेंसी द्वारा संचालित एक ऑपरेशन के दौरान उल्फा आई के किस कमांडर ने आत्मसमर्पण किया है? तो समर्पण किया है SS कर्नल दृष्टि राजखोवा ने अपने 4 साथियों के साथ में। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 आयोजित किए गए हैं 3 चरणों में, जो कि हैं रिस्पेक्टिवली 28 अक्टूबर, सेकेंड फेज़ है 3 नवंबर का और थर्ड फेज़ है 7 नवंबर 2020 को। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले किस ऐप के माध्यम से दर्ज किए गए हैं? तो ये दर्ज किए गए हैं CVIGIL ऐप के थ्रू। 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम की घोषणा की गई। इस चुनाव में बहुमत प्राप्त किया है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में NDA को प्राप्त सीटों की संख्या रही है 125 सीटें। बिहार विधानसभा कुल 243 सीटों
में सरकार बनाने के लिए आवश्यक जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो है 122। बिहार विधानसभा चुनावों में सर्वाधिक सीटें प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल है महागठबंधन का राष्ट्रीय जनता दल, जिसे कि 75 सीट्स मिली थी। एनडीए का वह घटक दल जिसने बिहार विधानसभा चुनावों में दूसरे क्रम पर सर्वाधिक सीटें प्राप्त की हैं, तो वो है भारतीय जनता पार्टी, इसे 74 सीट्स मिली थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में डाले गए मतों का प्रतिशत है, पोलिंग परसेंट रहा है 57.05%। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक मत प्रतिशत प्राप्त करने वाला दल रहा है राष्ट्रीय जनता दल, इसे 23.11% वोट्स मिले थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विजित सीटों की संख्या रही है 19। तीसरा और स्थायी बोडो समझौता संपन्न हुआ है 27 जनवरी 2020 को। बोडो समझौते में शामिल पक्षकार थे केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि बोडो के प्रतिनिधि। बोडो समझौते के अंतर्गत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी का नया नाम रखा गया है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, यानी कि नाउ इट्स बीटीआर। बीटीआर जिसे संविधान की 6th शेड्यूल में शामिल किया गया है के अंतर्गत शामिल है कोकराझार, उदलगुरी, चिरांग और बक्सा जिले। 27 जनवरी 2020 को विधान परिषद के उत्साधन हेतु वैधानिक प्रस्ताव पारित करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियां बनाने वाला भारतीय राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जिसने 3 राजधानियां बनाने की योजना को प्रस्तावित किया है, स्थापित की जाएंगी। पहली विशाखापट्टनम में जो कि कार्यकारी होगी, सेकेंड इज इन अमरावती जो कि विधायी होगी, और कुर्नूल में न्यायिक राजधानी बनाई जाएगी। वह भारतीय राज्य जिसने 8 जून 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की आधिकारिक घोषणा की है, ये राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी स्थापित की जाएगी चमोली जिले के गैरसैंण यानी भारसैंण में। अब हम बात करेंगे स्कीम्स की, योजना एंड परियोजना। 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 मेट्रो रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो शिलान्यास किया गया है अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना फेज़ 3 और सूरत मेट्रो रेल परियोजना का। नेक्स्ट इज 15 जनवरी 2021 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देश भर में लगभग 717 जिलों में किस परियोजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया है? तो ये परियोजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। 7 जनवरी 2020 को वर्चुअल माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी WDFC के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड को राष्ट्र को समर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की प्रस्तावित कुल लंबाई है 1506 किलोमीटर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है भारतीय रेलवे को का समर्पित मालवाहन गलियारा। 7 जनवरी 2020 को वर्चुअल माध्यम से विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है न्यू एटली फ्रॉम हरियाणा से न्यू किशनगंज राजस्थान तक। 29 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के किस खंड का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है इन्होंने न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा खंड का। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी EDFC का परिचालन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है प्रयागराज में। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू
लाइट हाउस परियोजना यानी लाइट हाउस प्रोजेक्ट LHPs की आधारशिला रखी है 6 राज्यों में। वो 6 राज्य हैं, पहला उत्तर प्रदेश, सेकंड इज त्रिपुरा, थर्ड इज झारखंड, फोर्थ इज तमिलनाडु, फिफ्थ इज गुजरात एंड सिक्स्थ वन इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज लाइट हाउस मॉडल आवासीय परियोजना जो संबंधित है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया यानी GHTC इंडिया से। केंद्र सरकार द्वारा 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जनवरी 2021 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 8 जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों पर। 27 दिसंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है मणिपुर में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत का शुभारंभ किया गया है 26 दिसंबर 2020 को। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत से लाभान्वित केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर। सेहत योजना का पूर्ण स्वरूप यानी फुल फॉर्म है सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 7वीं किश्त जारी करने के माध्यम से देश के 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में जमा किए गए हैं 18,000 करोड़ रुपए। 24 दिसंबर 2020 को 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की घोषणा करने वाला राज्य है केरला यानी केरल। 23 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना यानी PMSSC हेतु अनुमोदित केंद्रीय सहायता राशि है लगभग 6,000 करोड़ रुपए वार्षिक ईयर 2020-21 से 2025 से 26 की अवधि के दौरान। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति PMSSC योजना है केंद्र प्रायोजित योजना। PMSSC योजना में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी है 60:40। PMSSC योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में कुल खर्च किया जाएगा 59,048 करोड़ रुपीज़। PMSSC योजना का उद्देश्य है अनुसूचित जाति के 10वीं पास छात्रों को आगे की उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक मदद करना। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखने को मंजूरी प्रदान की गई। यह विश्वविद्यालय स्थापित होगा गोरखपुर के चौरी चौरा में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा औद्योगिक गलियारा नोड्स के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। 30 दिसंबर 2020 को कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र आंध्र प्रदेश एवं तुमकुर औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक में। 18 दिसंबर 2020 को बिजली क्षेत्र यानी पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए भारत में पहला उत्कृष्ट केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिस देश की मदद से शुरू किया गया है वह है फ्रांस। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास हेतु भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थित है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान यानी NISE गुरुग्राम हरियाणा के परिसर में। 18 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम रखा गया है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोगो सारस पक्षी राष्ट्रीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत का 8वां उत्पादन बेसिन राष्ट्र को समर्पित किया गया है 20 दिसंबर 2020 को। भारत का 8वां उत्पादन बेसिन है बंगाल बेसिन। बंगाल बेसिन अवस्थित है उत्तर 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में।
15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए गए भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना की जा रही है गुजरात के कच्छ में। गुजरात के कच्छ में स्थापित किए जा रहे हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की अधिकतम क्षमता होगी 30,000 मेगावाट। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने समुद्री जल के स्वच्छ जल बनाने के लिए एक विलवड़ीकरण संयंत्र यानी डिसैलिनेशन प्लांट का शिलान्यास किया है। इस संयंत्र की स्थापना की जा रही है मांडवी, कच्छ, गुजरात में। 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बिहार राज्य में एक 1.5 किलोमीटर लंबे पुल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। पुल का नाम है कोइलवर पुल। कोइलवर पुल स्थित है सोन नदी पर। 26 नवंबर 2020 को भारत के लिए SDG सतत विकास लक्ष्य निवेशक मानचित्र लॉन्च किया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP तथा इन्वेस्ट इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से इस निवेशक मानचित्र में 6 महत्वपूर्ण SDG क्षेत्रों के इतने क्षेत्रों का निवेश के अवसर में अनुकूल चिन्हित किया गया है। 18 निवेश अवसर क्षेत्रों का। 25 नवंबर 2020 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए लॉन्च किया गया है एक राष्ट्रीय पोर्टल एवं गुजरात के वडोदरा में एक गरिमा गृह शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। 22 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों के लिए। 20 नवंबर 2020 को सस्ते और स्वच्छ परिवहन ईंधन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सतत परिवहन दिशा में स्थायी विकल्प के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय व शीर्ष तेल व गैस वितरण कंपनियों में समझौता हुआ। देश भर में 900 संपिंडित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए 17 नवंबर 2020 को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली अभिसरण परियोजना आरंभ की। गोवा राज्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर। 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित आयुर्वेद संस्थान हैं क्रमशः भारतीय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। नौ नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 614 करोड़ रुपए से अधिक की 30 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया वाराणसी के लिए। 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से गुजरात में उद्घाटन किया है 3 परियोजनाओं का। ये 3 परियोजनाएं हैं किसान सर्वोदय योजना, UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में पेडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल की स्थापना तथा गिरनार रोपवे। एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर है UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर। 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिला सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति का स्टेट है उत्तर प्रदेश। शुरू किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा और ये स्टार्ट किया गया है 17 अक्टूबर 2020 को। इससे रिलेटेड 3 फैक्ट्स हैं, तीनों को याद रखना ज़रूरी है। मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया है राज्यपाल द्वारा लखनऊ से तथा मुख्यमंत्री द्वारा बलरामपुर जिले से। जोजिला टनल की आधारशिला रखी गई है 15 अक्टूबर 2020 को। जोजिला टनल जोड़ेगी श्रीनगर को लेह के कारगिल से। जोजिला टनल की लंबाई होगी 14.15 किलोमीटर। जोजिला टनल का निर्माण किया जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी NH1 पर। 14 अक्टूबर 2020 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लिए 520 करोड़ रुपए के एक 5 वर्षीय
पैकेज की मंजूरी प्रदान की गई है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 13 अक्टूबर 2020 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जनजातियों के समग्र विकास के लिए शुरू किया गया है टेक फॉर ट्राइबल अभियान। 12 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधारशिला रखी है नेचिपू सुरंग की। वह राज्य जहां 450 मीटर लंबी नेचिपू सुरंग अवस्थित होगी वो है अरुणाचल प्रदेश। 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संपत्ति कार्ड प्रदान करने की जिस योजना की शुरुआत की है उसका नाम है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। 9 अक्टूबर 2020 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवा कर देश का पहला हर घर जल राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है गोवा राज्य ने। वह राज्य जहां अक्टूबर 2020 में कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई के विस्तार की सूचना केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी की गई है वह है अरुणाचल प्रदेश में। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है अटल टनल को। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के किन दो स्थलों को जोड़ेगी? तो ये जोड़ेगी मनाली कुल्लू घाटी से लाहौल स्पीति घाटी से। औसत समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी सुरंगीय राजमार्ग अटल टनल की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में अवस्थित इस दर्रे से गुजरती है तो वो पास है रोहतांग पास। अटल टनल के माध्यम से सड़क मार्ग से मनाली और लेह के बीच की दूरी कम हो जाएगी 46 किलोमीटर तक। अक्टूबर 2020 में जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2019 के दौरान भारत में कितने विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ? तो ये है 10.93 मिलियन। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019 में विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि रही है 3.5%। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में कितने अनिवासी भारतीय यानी एनआरआईज का भारत में आगमन हुआ? तो दैट इज 6.98 मिलियन। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार कुल विदेशी प्लस एनआरआई यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का भारत में आगमन हुआ है 17.91 मिलियन। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है 2,11,661 करोड़ रुपीस। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा है 1.23%। पर्यटक आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान है 23rd यानी 23वां। एशिया प्रांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से प्राप्तियों तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में भारत का विश्व में स्थान है रिस्पेक्टिवली 6th and 8th। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों का शीर्ष स्रोत देश है क्रमशः बांग्लादेश फर्स्ट नंबर पे और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सेकंड नंबर पे। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार घरेलू पर्यटकों के आगमन के मामले में शीर्ष राज्य रहा है उत्तर प्रदेश। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में शीर्ष राज्य रहे हैं क्रमशः तमिलनाडु फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकंड एंड उत्तर प्रदेश थर्ड। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की स्थापना की गई है वर्ष 1986 में। एनसीआरबी ने अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क
एवं सिस्टम यानी CCTNS परियोजना के अंतर्गत 21 अगस्त 2017 को प्रथम बार आरंभ किया था नेशनल डिजिटल पुलिस पोर्टल का। NCRB द्वारा सितंबर 2020 में जारी रिपोर्ट का शीर्षक है भारत में अपराध 2019। NCRB द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में पंजीकृत कुल संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल क्राइम्स अपराधों की संख्या है 51,56,172। भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार बालिकाओं के विरुद्ध अपराध यानी पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सर्वाधिक पंजीकृत मामले उत्तर प्रदेश में हैं। 7,444 मामले। वह राज्य जहां भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों के विरुद्ध सर्वाधिक पंजीकृत मामले हैं, यहाँ भी उत्तर प्रदेश आगे है 11,829 मामलों के साथ, जो संपूर्ण भारत का 25.8% है। भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय दंड संहिता IPC के अंतर्गत सर्वाधिक मामले पंजीकृत किए गए हैं। उत्तर प्रदेश 10.9%। भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008 की तुलना में वर्ष 2019 में साइबर अपराध के मामले में वृद्धि देखी गई है 63.5% की। 30 सितंबर 2020 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस मिशन को लॉन्च किया गया? तो इट इज़ अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, दैट इज़ ASIIM। तो ASIIM का उद्देश्य है अनुसूचित जाति के छात्रों को नवाचार तथा उद्यम को बढ़ावा देना। 29 सितंबर 2020 को भारत में समय का उपयोग सर्वेक्षण 2019 जारी किया गया, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया है जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढांचा 2.0 यानी CSCAF का। CSCAF का उद्देश्य है शहरों में निवेश योजनाओं में आने वाली जलवायु चुनौतियों से निपटना। 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ वह योजना जिसके अंतर्गत बाजारों में पैदल चलने वालों के अनुकूल गलियों का निर्माण करना शामिल है। स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 में उत्तर प्रदेश के वे दो क्षेत्र जहां निवेश हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो ये है बुंदेलखंड और पूर्वांचल। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के उससे उत्तर प्रदेश में नए रोजगार के सृजन के अवसर उत्पन्न होंगे, लगभग 4 लाख। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण गुच्छ यानी EMC स्थापित किए जाएंगे 3 यमुना एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर जोन में। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 24/7 निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है 7 सितंबर 2020 को। मानसिक स्वास्थ्य रोगियों हेतु स्थापित इस हेल्पलाइन नंबर का नाम दिया गया है किरण और इसका हेल्पलाइन नंबर है 1800-599-0019। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर 2020 को आदिवासियों के घरों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल की आपूर्ति की गई है। कोलार गांव, उमरिया जिला, मध्य प्रदेश। 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई वह योजना जो सिविल सेवकों के क्षमता उन्नयन से संबंधित है, तो यह है मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम NPCSCB। मिशन कर्मयोगी का कार्यान्वयन किया जाएगा एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण I-GOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से।
मिशन कर्मयोगी का मार्गदर्शक सिद्धांत होगा नियम आधारित मानव संसाधन प्रबंधन से भूमिका आधारित प्रबंधन में परिवर्तन। 24 अगस्त 2020 को भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे रज्जू मार्ग का उद्घाटन किया गुवाहाटी असम में। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे को बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। गुवाहाटी आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित सबसे लंबे रोपवे की लंबाई है 1.82 किलोमीटर्स। भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे गुवाहाटी शहर के किन दो स्थलों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है कचरी घाट को ढोल गोविंदा मंदिर से। 74 स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा बढ़कर 70 वर्ष, जो कि वर्तमान में 67.5 वर्ष है, कर देना। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य संबंधी किन 6 बिंदुओं पर आधारित होगी? तो ये 6 पॉइंट्स हैं। हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, व्यक्तिगत स्वास्थ्य आंकड़े, ई फार्मेसी तथा टेलीमेडिसिन। अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत समुद्र के भीतर ऑप्टिकल फाइबर केबल की लंबाई होगी 2300 किलोमीटर्स। वह मंत्रालय जिनके अंतर्गत संयुक्त रूप से 4 जून 2020 को ट्यूलिप प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है, तो वो है शिक्षा मंत्रालय तथा आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। ट्यूलिप का पूरा नाम है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ट्यूलिप की संकल्पना को प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है बजट 2020-21 में आकांक्षी भारत थीम के अंतर्गत। केंद्रीय सरकार की स्मार्ट सिटी पहल का हिस्सा है ट्यूलिप प्रोग्राम। पथ विक्रेताओं यानी स्ट्रीट वेंडर्स अथवा रेहड़ी वालों की आजीविका हेतु घोषित वह योजना जिसकी 1 जून 2020 को शुरुआत की गई तथा कार्यकाल मार्च 2022 तक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत पथ विक्रेता को अपने व्यवसाय को दोबारा आरंभ करने के लिए प्रदान किए जाने वाले पूंजीगत ऋण की राशि होगी 10,000 रुपीज़। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत डिजिटल लेन देन पर मासिक नगद वापसी यानी कैशबैक की राशि है 100 रुपीज़, अधिकतम 1200 वार्षिक। वह मंत्रालय जिसके अंतर्गत पीएम स्वनिधि को कार्यान्वित किया जाएगा तो एटस केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। वह बैंक जिसे पीएम स्वनिधि हेतु कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है तो एटस सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत शामिल हो सकेंगे 24 मार्च 2020 या उससे पूर्व के वेंडिंग करने वाले। वह तिथि जब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 1 करोड़वां उपचार प्रदान किया गया, तो वो डेट है 21 मई 2020 को। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शामिल 2 योजनाएं हैं स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। आयुष्मान भारत के अंतर्गत केंद्र और राज्यों का वित्तीय योगदान होगा 60:40। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर राज्यों हेतु वित्तीय योगदान में केंद्र और राज्यों की भागीदारी होगी 90:10। 20 मई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दी गई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को यानी PMMSY को। वह कृषि उत्पादन क्रांति जिसके अंतर्गत मत्स्य उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन। PMMSY जिसकी कार्यान्वयन अवधि है 5 years 2021 to 2024 to 25 का बजट निर्धारित किया गया है 20,050 करोड़ रुपए। PMMSY के अंतर्गत उच्च मूल्य प्रजातियों की मछलियों को व्यावसायिक
प्रोत्साहन देने के लिए स्थापित किया जाने वाला राष्ट्रीय नेटवर्क है राष्ट्रीय ब्रूड बैंक्स नेटवर्क, नेशनल नेटवर्क ऑफ ब्रूड्स बैंक। मत्स्य प्रजातियों के आनुवंशिक सुधार करने, ब्रूड स्टॉक बनाने, ऑर्गेनिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने व जल कृषि में निर्भरता के लिए स्थापना की जाएगी नाभिकीय ब्रीडिंग सेंटर की। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन को वर्ष 2018-19 के 137.58 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 220 लाख मीट्रिक टन करना लक्षित है वर्ष 2024-25 तक। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि दर लक्षित है 9% की। कृषि जीवीए में मत्स्य क्षेत्र का योगदान वर्ष 2018-19 में रहा है 7.28%। वह अवधि जब तक संपूर्ण कृषि जीवीए में मत्स्य क्षेत्र के योगदान को बढ़ाकर 9% किया जाना प्रस्तावित है, तो द ईयर इज 2024 to 25। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 2024-25 तक मत्स्य उत्पादकता को वर्तमान 2018-19 के 3 टन पर हेक्टेयर से बढ़ाकर किया जाना है 5 टन पर हेक्टेयर। पीएमएमएसवाई योजनांतर्गत घरेलू मत्स्य उपभोग को वर्ष 2024-25 तक वर्तमान के 5 to 6 किलोग्राम पर व्यक्ति से बढ़ाकर किया जाना है 12 किलोग्राम पर व्यक्ति। विश्व का चौथा सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक राष्ट्र है भारत। भारत में मत्स्य क्षेत्र रोजगार उपलब्ध करवाता है 2.5 करोड़ से अधिक मत्स्य किसानों और मछुआरों को। वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य संपदा का कुल संकलन मूल्यवर्धन जीवीए रहा है राष्ट्रीय जीवीए का 1.24% विच इज 2,12,915 करोड़ रुपीज़। वर्तमान में देश के प्रमुख बंदरगाहों की संख्या है 12। देश के 13वें बंदरगाह के रूप में 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है वधावन महाराष्ट्र बंदरगाह को। वधावन में स्थापित किए जाने वाले बंदरगाह के मॉडल का आधार होगा लैंडलॉर्ड मॉडल। वह बंदरगाह जिसे वधावन में स्थापित किए जाने वाले बंदरगाह के लिए साझीदार बनाया गया है वह है जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास को यानी जेएनपीटी। जेएनपीटी की वधावन में स्थापित किए जाने वाले बंदरगाह में भागीदारी होगी 50% से ज़्यादा की। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है जेएनपीटी महाराष्ट्र, विश्व में 28 नंबर। वधावन बंदरगाह की कंटेनर ठहराने की क्षमता होगी 16,000 से 25,000 TEUs। वह योजना जिसके अंतर्गत कोल्ड चेन, मेगा फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण संकुल, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं आदि का सृजन किया जाएगा, वो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। पीएमकेएसवाई का पूर्व नाम था संपदा, यानी संपदा स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का संचालन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है, तो ये है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। पीएमकेएसवाई की कार्यान्वयन अवधि निर्धारित की गई है वर्ष 2016 से 20 तक। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की अनुमति है 100% तक की। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स। नेक्स्ट इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिपोर्ट्स एंड सौदे यानी सूचकांक एंड इंडेक्सेस की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।